Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपसे डेली की तरह मेरी स्ट्रॉन्ग अपील है कि आप अपनी क्लासेस में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका 30 मिनट्स, 35, 40 मिनट्स, जितने भी मिनट्स का लेक्चर अपलोड हुआ, आप उस पूरे लेक्चर को सुनिए। मेरे लेक्चर के स्टार्ट में बोला गया वर्ड कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होगा लेक्चर के लास्ट में बोले गए वर्ड्स के लिए। इंटरकनेक्टेड जो है वो सारा लेक्चर होगा। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मुझे स्टार्ट में लेक्चर सुनना है, लास्ट में मैं नहीं भी सुनूंगा। तो इट्स आपने बेटे 40 मिनट्स जो है वो 30-35 मिनट्स, जितने भी मिनट्स का लेक्चर अपलोड हुआ आप सुनेंगे। लेक्चर नोट ज़रूर कीजिएगा। आपके अपने बनाए हुए लेक्चर नोट्स बेस्ट सोर्स हैं आपके लिए। उसके बाद यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए। यूनिक नोट से आपको जितनी दफ़ा कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको उस क्वेश्चन की रेपिटेशन और इसके साथ साथ ईयर्स भी बता दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट MCQs भी मेंशन होंगे। तो बेटे आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर सीखने से पहले हमें थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करना पड़ेगा। मैं प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था। बॉइलिंग पॉइंट बेटा हमने डिस्कस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सका था तो मैं सिर्फ हेडिंग्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या थी कि जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है और उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए आप एग्जांपल बता दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे फर्दर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो एग्जांपल देंगे जो आपको 110% श्योर है। डेफिनेशन आप बुक वाली ही फॉलो करेंगे जिस तरह बुक में लिखा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी आप उसे भी देखेंगे। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन देखी कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, या क्या वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर कब इक्वल होंगे, ये सारी हमने एक्सप्लेनेशन की। और एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने बात की अबाउट बबल फॉर्मेशन के एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड में से आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे जो कि बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे। बबल्स क्यों बनेंगे? क्योंकि जो एनर्जी मिल रही है वो बॉटम में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट जो है वो एनर्जी मिल रही है फ्लेम से। अब उन मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से दे काज मोर प्रेशर, और इस तरह बॉटम के करीब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इंटरनल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है एंड दोज मॉलिक्यूल्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जैसे ही सरफेस पे आते हैं दीज बबल बर्स्ट। उसके बाद हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं बॉइलिंग वाटर को देखूंगा, सबसे पहले मैंने वाटर रूम टेम्परेचर पे लिया, लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और उसके बाद मैंने वाटर को कॉन्टीन्यूसली हीट करना शुरू किया। वाटर का टेम्परेचर 25 से बढ़ता हुआ 30, 40, 60, 70, 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ने बॉयल करना शुरू कर दिया। अब हम बॉइलिंग वाटर को ये मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि जिस तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100 के बाद 110 होगा, ऐसा नहीं होगा। 100 पे आके यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे आके किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। वाटर की बात कर रहे थे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। 100 पे क्यों कांस्टेंट रहा? 100 पे इसलिए कांस्टेंट रहा क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वेपरिंग जो मॉलिक्यूल हैं जो वेपराइज हो रहे हैं वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेके लिक्विड में से बाहर जा रहे हैं और वाटर का टेम्परेचर 100 पे ही मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है जी। तो बेटे ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट जो बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक था इसमें से डिस्कस किया। अब नेक्स्ट उसके बाद आपको एक पैराग्राफ में मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बताया जाएगा। इस टॉपिक में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को हेडिंग्स की फॉर्म में बताया, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह नहीं बताया। तो नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग होगी दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम कुछ इस तरह से जो है वो डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट
absorbed by a liquid to convert into vapors at its कौन है यहाँ पे? लिक्विड है, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि इसे आप मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देंगे और आप इसे डिनोट करेंगे डेल एच वी से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रेड से कि आप इसे डेल एच वी से डिनोट करेंगे। ले बेटे, अब इसका मतलब क्या है? ये बेटे डिस्कशन है फॉर 1 मोल जी। तो मैंने लिखा अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ लिक्विड। अगर मैं यहां पे 1 मोल भी लिख दूं जी, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, यानी कि 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी या लिक्विड जो हीट अब्जॉर्ब करेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो हीट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो बेटे वो मिस्टेक हो जाएगी। इसकी एग्जांपल उसके बाद आपने बता देनी है। इसकी एग्जांपल में आप वाटर के लिए बता देंगे कि वाटर की जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट इज डेल एच वी फॉर वाटर। वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 40.6 किलोजोल पर मोल। अगर आप पर मोल लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज हम वैसे ही मोलर हीट कह रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि ये 1 मोल के लिए है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे 40.6 किलोजोल पर मोल। यानी कि अगर आपको 1 मोल वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 मोल वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज 40.6 किलोजोल पर मोल। अब बेटा वेपर्स में लिक्विड का कन्वर्ट होना कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। ऐसे लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, इसका मतलब उनके वेपर्स जो है वो कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। और वेपर प्रेशर अगर उनका कम होगा तो इट मीन्स कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर वेपर्स कम बने, हमें ज़्यादा वेपर्स बनाने हैं, तो ज़्यादा वेपर्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा हीट जो है वो करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है या मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों टर्म्स का डायरेक्ट रिलेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो कहते हैं जी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए। अब ज़रा बेटा मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा कि वेपर प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। अब अगर एक लिक्विड जिसके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो इट मीन्स के वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर है और लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं और वेपर प्रेशर अगर लेट से किसी टेम्परेचर पे जो है वो 500 या 600 टॉर है, तो इट मीन्स कि आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है और उससे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना है, तो आप ज़्यादा हीट करेंगे ताकि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हों। और जहाँ पे दोनों प्रेशर्स इक्वल हो जाएंगे तो इट मीन्स कि लिक्विड बॉयल कर रहा है, तो इट मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को समझने के लिए एक टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में से मैं 2 लिक्विड्स का कंपैरिजन दूंगा, सिर्फ एक बेटे इथेनॉल का और एक वाटर का। अगर आप इथेनॉल का
बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल के जो पार्टिकल्स हैं इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, वाटर के पार्टिकल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, लेकिन इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर से लेस स्ट्रॉन्ग है। लेस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बड़े कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, और इसका मतलब कम टेम्परेचर पे इथेनॉल जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगी। इसीलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। अब बेटा नेक्स्ट आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, अब इस ग्राफ को भी देखेंगे और ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है, और कौन सा जी? वेपर प्रेशर है, और वेपर प्रेशर इज गिवन इन टॉप। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें बुक में 4 लिक्विड्स हैं, ग्लिसरीन भी है, लेकिन मैंने ग्राफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 लिक्विड्स बनाए, 4th लिक्विड को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। फर्स्ट लिक्विड इज डाई इथाइल ईथर, सेकेंड लिक्विड इज इथाइल अल्कोहल जिसे आप इथेनॉल भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज वाटर। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है 0 डिग्री, 20, 40, 60, 80, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर है 200, 400, 600 और यहाँ पे 800 टॉर था, और 800 से थोड़ा सा पीछे 760 टॉर है। ये रेड लाइन 760 टॉर को शो कर रही है। इट मीन्स के 1 ATM। बेटे ज़रा गौर से सुनते रहिएगा चीज़ों को कि ये रेड लाइन 1 ATM यानी कि 760 टॉर को शो कर रही है। अब हमने देखना है कि डाईइथाइल ईथर का 0 डिग्री पे वेपर प्रेशर क्या था। अगर आप देखेंगे तो डाईइथाइल ईथर का 0 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर था दैट वाज 200 वेपर प्रेशर था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया और इस टेम्परेचर पे आके वेपर प्रेशर कितना हो गया? 760 टॉर हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो टेम्परेचर जहाँ पे डाईइथाइल ईथर का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 760 टॉर यानी कि 1 ATM के इक्वल हो गया, तो वहाँ पे डाईइथाइल ईथर बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इट मीन्स कि ये जो टेम्परेचर दिखाया गया आपको, ये बॉइलिंग पॉइंट है डाईइथाइल ईथर का। इसी तरह अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखें तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाज लेसर देन डाईइथाइल ईथर, लेकिन 0 टॉर नहीं था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया, और इस टेम्परेचर पे आके इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर 760 टॉर हो गया, जो कि 1 ATM के इक्वल है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर, तो इथाइल अल्कोहल इस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देगी। तो इट मीन्स कि इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। वाटर को अगर आप देखेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलमोस्ट 4 टॉर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वाटर का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वाटर का वेपर प्रेशर रेड लाइन को टच कर गया। मतलब रेड लाइन क्या है? 760 टॉर। मतलब वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 760 टॉर। वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है? 760 टॉर। तो इट मीन्स के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गए, तो इस टेम्परेचर पे आके वाटर क्या करेगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ग्राफ में। अब थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि डाईइथाइल ईथर कम टेम्परेचर पे क्यों बॉयल हुआ। क्योंकि डाईइथाइल ईथर के पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लेस स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इथेनॉल एंड वाटर। अगर आप इथेनॉल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन डाईइथाइल ईथर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के पार्टिकल में दोनों लिक्विड से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब बुक में थोड़ा सा इसे डिस्कस किया जाता है बेटा, इसे भी ज़रा साथ साथ देखते जाएंगे। तो बेटा इस ग्राफ को थोड़ा सा फर्दर आगे देखते हैं कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने वेपर प्रेशर देखना है डाइथाइल ईथर का और वाटर का। डाइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर था, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो था वो कहीं ना कहीं 200 टॉर के इक्वल था, जबकि अगर हम वेपर प्रेशर देखें ऑफ वाटर तो दैट वाज ऑलमोस्ट 4.8 टॉर। ठीक है, इट मींस कि डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिंग जो थी वो फोर्सेस वीक थी, वाटर के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी। अब हुआ क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए डाइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर था वो बढ़ता गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले मैं बेटे डाइथाइल ईथर के लिए बात करूंगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर increased and become 34.6 degree, sorry, and become 760 torr at 34.6 डिग्री। यानी कि इस टेम्परेचर पर डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 760 टॉर, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर था। तो ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था डाइथाइल ईथर का। अगर हम वाटर की बात करें तो स्टार्ट में या एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वेपर प्रेशर था वाटर का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या था जी, 4.8 टॉर। अच्छा जी, उसके बाद जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप वाटर के केस में देखें तो जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल चल रही है, यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू डाइथाइल ईथर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर इंक्रीज, बट ग्राफ लाइन या ग्राफ कर्व was along टेम्परेचर एक्सिस, कि जो आपके पास ग्राफ कर्व थी वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक्सिस के अलोंग थी, पैरेलल थी। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी ब्रेक नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि शोज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, वेपर्स इतने ज़्यादा नहीं बन रहे। इट मींस मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली होल्ड किया है कि अभी आप वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ये जो वेपर प्रेशर की तरफ जो कर्व थी ये सडनली इंक्रीज हुई। तो इट मींस कि एट हाई टेम्परेचर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो क्या हो गई, वीक हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी बिकम वीकर, वीक हो गई, एंड जो वेपर प्रेशर था ऑफ वाटर इंक्रीज्ड, वेपर प्रेशर जो था वाटर का वो इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होते होते फिर वो 760 टॉर बन गया। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इट बिकम, या वेपर प्रेशर कितना हो गया, बिकम इक्वल टू 760 टॉर, कब, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
तो इट मीन्स कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था, ये बेटे बॉइलिंग पॉइंट था किसका जी, वाटर का। जी मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ग्राफ और ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गई होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे जो है वो डिपेंड करता है। वो लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, उनका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो उन्हें वेपर प्रेशर ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बेटे आगे मूव करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर नहीं नोट किया तो दोबारा मेरे वर्ड सुन लें कि अपना लेक्चर आप डेली ज़रूर नोट करेंगे, ताकि आपके पास अपने लेक्चर नोट्स मौजूद हों, और जब भी आप अपने लेक्चर नोट्स से अपना टॉपिक तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसे याद करना। जी तो बेटे आगे मूव करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं यहाँ पे ही लिख दूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। जी अब हम यहाँ पे रिलेशन सीखेंगे बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए बेटे, हमने अक्सर डिस्कस किया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रीवियस टॉपिक में हम ये सीखते आए कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का ज़्यादा होगा अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये तो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस के लिहाज से हम बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर के लिहाज से भी देखेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर भी इफेक्ट कर रहा है। हम अक्सर कहते हैं जी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन साथ ये भी ज़रूर मेंशन करते हैं एट सी लेवल या एट 1 atm। अगर आप इस 1 atm वाली वैल्यू को, प्रेशर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो इट मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। तो बेटे यही हमने इस टॉपिक में सीखना है। तो सबसे पहले तो कीवर्ड यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू एक्सटर्नल प्रेशर। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ता जाएगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। कहते हैं जी कि वाटर को अगर हम डिस्कस करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर के लिए लिख रहा हूं बेटे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मैं यहाँ पे प्रेशर मेंशन कर देता हूँ, और ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब आपने जो प्रेशर अप्लाई किया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी, कब, एट 760 टॉर। अगर आप 760 टॉर पे वाटर का प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो दैट विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम शरारती बच्चों की तरह इस एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। लेट्स से कि किसी स्टूडेंट ने कहा जी कि सर मैं चाहता हूं कि वाटर को हम कोई 120 130 पे बॉयल कराएं,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो आप क्या करें, अगर आप प्रेशर को बढ़ाकर कितना कर दें 1489 टॉर कर दें, तो वाटर विल बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या जब प्रेशर 760 टॉर था, आपने वाटर को बॉयल करना शुरू किया, वाटर का जो वेपर प्रेशर था जब 760 टॉर हुआ तो वाटर ने उस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर दिया एंड दैट टेम्परेचर वाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, 1489 कर दिया, अब वाटर को आपने बॉयल करना शुरू किया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, जो वेपर्स बन रहे हैं उन्हें भी अपना वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो जाके वाटर जो है वो बॉयल होगा। तो पहले वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर हुआ तो वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। अब वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर की बजाय 1489 होगा, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, तो वाटर बॉयल करेगा। वाटर का वेपर प्रेशर 1489 कब होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह बेटे अगर आप क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे, लेट से आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम करके कितना कर दिया 700 टॉर कर दिया। अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम किया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा जी, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। मरी हिल्स पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 700 टॉर, और इसीलिए मरी हिल्स पे जो वाटर जो बॉयल होता है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप वाटर का वेपर प्रेशर कम करते जाएं, अगर आप वाटर का वेपर प्रेशर कम कर दें, लेट्स से आपने 323 टॉर कर दिया, तो अब वाटर बॉयल होगा एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा माउंट एवरेस्ट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 323 टॉर, और वहाँ पे वाटर इस टेम्परेचर पे आके बॉयल हो जाता है, यानी कि 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। हमने देखा कि किस तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल प्रेशर के। आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम होता जाएगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बार बार जो है वो बोर्ड में पूछे गए हैं। फर्स्ट वो क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पल्स में डिस्कस होंगे। पहले पैराग्राफ को आप जो है वो हेडिंग दे देंगे, क्वेश्चन बना देंगे कि अगर आप देखेंगे इस टॉपिक को तो मेरा ख्याल सेकंड पैराग्राफ में प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल होगी। तो इसके ऊपर बेटा आप क्वेश्चन मेंशन करेंगे कि व्हाई फूड कुक अर्लियर इन प्रेशर कुकर। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाई फूड कुक अर्लियर इन प्रेशर कुकर। मैं लिख भी देता हूँ बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन है जी, व्हाई फूड कुक अर्लियर इन प्रेशर कुकर, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ये डिस्कशन यहाँ तक थी। मैं इसे एक ब्लॉक में इनक्लोज कर रहा हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि नेक्स्ट हम किस तरफ मूव कर रहे हैं जी। ले जी, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। अब बेटे इसको देख लेते हैं, मैं डायग्रामेटिकली डिस्कस करूंगा, आप इसे बुक से भी देखिएगा, आपको वर्डिंग मिल जाएगी। अगर हम एक ओपन कंटेनर में अपना फूड कुक करें, खाना पकाएं, लेट्स से कि ये कोई ओपन कंटेनर है, आपने क्या किया, इसमें वाटर लिया और ये आपका वो फूड है जिसे आप कुक कर रहे हैं इन ओपन कंटेनर। लेट्स से आपने इस कंटेनर को हीट करना शुरू कर दिया, किस लिए, ताकि आपका जो खाना है वो पकना शुरू हो जाए। आप डायरेक्ट जो है वो खाना फूड को जो है वो कुक नहीं करते, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज। तो हम जब फूड जो है अपना कुक करते हैं तो हम वाटर में रखते हैं। अगर हम डायरेक्ट कुक करेंगे तो बर्नर का, फ्लेम का या चूल्हे का टेम्परेचर, फायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कि खाना पकने की बजाय जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम वाटर में खाना रखते हैं। वाटर जब बॉयल होगा तो वाटर का टेम्परेचर 100 पे मेंटेन रहेगा। इट मीन्स कि अब इस खाने को जो टेम्परेचर मिल रहा है
वो फ्लेम का डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं मिल रहा, बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में खाना पड़ा हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा अंदर से कुक होता जाएगा, बेक होता जाएगा। जी, तो आगे आते हैं जी, अपनी डिस्कशन की तरफ आते हैं कि अगर आप ओपन कंटेनर में जो है वो खाना पकाते हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे आके वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। अब ये वेपर बनेंगे और बाहर जाते जाएंगे, लेकिन वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसका मतलब इस वक्त जो खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में पड़ा हुआ है। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, यानी कि प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल दे रहा हूँ बेटे, अगर आपने क्या किया, एक प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया। अब ये जो प्रेशर कुकर है इसमें डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है बस। आपने प्रेशर कुकर इस्तेमाल किया। अब प्रेशर कुकर में क्या है कि ये एक क्लोज कंटेनर है, इसमें भी वाटर है और ये फूड है जिसे आप कुक कर रहे हैं। अब होगा क्या, आपने हीट करना शुरू कर दिया जी, सिस्टम को हीट किया तो हीट डायरेक्ट वाटर को मिलेगी, वाटर के वेपर्स बनेंगे और वेपर्स ऊपर आएंगे, और जब वो वेपर्स नीचे आएंगे तो वेपर प्रेशर कास्ट करेंगे। इस केस में वेपर्स बाहर जा रहे थे, लिहाजा वाटर के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो हमारा 1 atm प्रेशर ही था। क्लोज कंटेनर है, वेपर्स बने और वेपर्स बनने के बाद वापस इस लिक्विड में आने शुरू हो गए। अब ज़्यादा वेपर्स बने तो ज़्यादा वेपर्स वापस आएंगे। इसका मतलब इस लिक्विड पे अब जो प्रेशर है बेसिकली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, वो वापस आने वाले वेपर्स का प्रेशर है, और ये प्रेशर 760 नहीं बल्कि 760 से कहीं ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि अब प्रेशर कुकर के केस में जो लिक्विड है इस पे प्रेशर 760 से ज़्यादा है। इसका मतलब वाटर को बॉयल होने के लिए 100 नहीं बल्कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि प्रेशर 760 से ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि इस वक्त वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो खाना था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में पड़ा था, लेकिन प्रेशर कुकर के केस में जो फूड है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में प्लेस है। तो इट मीन्स कि यहाँ इस केस में खाना जो है वो जल्दी पक जाएगा। इसी तरह आपको वैक्यूम डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल भी गिवन है इसी टॉपिक में, और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन। मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन को, आप भी बुक पे नोट कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो वैक्यूम डिस्टिलेशन वाली एग्जाम्पल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। सबसे पहले तो बेटा आपको वर्ड वैक्यूम का पता होना चाहिए। हमें शायद यही ज़हन में कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे भी प्रेशर या जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई गैसेस नहीं होंगी, वो वैक्यूम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने याद रखना है कि एनी प्रेशर लेस देन 1 atm इज कॉल्ड वैक्यूम। कि कहीं पे भी अगर प्रेशर 1 atm से कम होगा तो आप उसे वैक्यूम का नाम देंगे। और 1 atm कितना होता है जी, 760 टॉल। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वैक्यूम डिस्टिलेशन को समझने से पहले हम ग्लिसरीन जो है इसको सीखेंगे कि ग्लिसरीन क्या है। ग्लिसरीन बेटे कंपाउंड है, और हम ग्लिसरीन को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको भी देखते हैं
इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉर। इसका मतलब कि 1 atm यानी कि 760 टॉर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात कि ग्लिसरीन डीकंपोज हो जाता है एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 290 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डीकंपोज भी हो जाता है। इसका मतलब अगर आप ग्लिसरीन को बॉयल करते हैं तो ये बॉयल भी होगा, वेपर्स में नहीं जाएगा, बल्कि इसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और ये डीकंपोज होना शुरू कर देगा। अच्छा जी, पहले तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर रखिएगा। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन है क्या? लेट्स सपोज हमारे पास कोई मिक्सचर था और उस मिक्सचर में हमारे पास ग्लिसरीन है और हमने क्या करना है, ग्लिसरीन को इस मिक्सचर में से सेपरेट करना है, अलहदा करना है। तो ये डिस्टिलेशन होगी किसकी, ग्लिसरीन की, क्योंकि आप ग्लिसरीन को डिस्टिल कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ले जी, इट इज़ द मिक्सचर विच कंटेन ग्लिसरीन। अब काफ़ी तरीके हैं, एक तरीका ये भी है कि आप मिक्सचर को हीट करना शुरू करें। अगर आप मिक्सचर को हीट करेंगे तो अगर ग्लिसरीन के अलावा कोई और कंपाउंड होता तो वो बॉयल होता, उसके वेपर्स बनते हैं यहाँ पे और हम वेपर्स अलहदा से कलेक्ट कर लेते हैं और हम बाद में वेपर्स को कंडेंस करते, ठंडा करते, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वो कंपाउंड आ जाता। लेकिन ग्लिसरीन के लिए प्रॉब्लम क्या है, जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा है उसी टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो रहा है। हम बॉयल तो करेंगे लेकिन हमें ग्लिसरीन नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स के इस तरह हम ग्लिसरीन को सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर हम करते क्या हैं, हम कहते हैं जी कि अगर ग्लिसरीन 290 पे बॉयल हो रहा है और 290 पे डीकम्पोज होता है तो नो इशू, हम ग्लिसरीन को 290 पे बॉयल करने की बजाय 290 से पहले बॉयल कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ग्लिसरीन का अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 290। आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करें, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 290 से पीछे आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं जी, हम एक स्पेशल किस्म का अपरेटस लिया जिसमें एक तरफ क्या है, एक ट्यूब जो कि कनेक्ट की जा रही है एक वैक्यूम पंप से। मैं लिख रहा हूं जी कि वैक्यूम पंप, और दूसरी तरफ एक और ट्यूब जिसे आपने कनेक्ट कर दिया एक कंडेंसर के साथ। और ये जो कंडेंसर है इसमें ग्लिसरीन के वेपर्स बनेंगे और इन वेपर्स को आप ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आप इन वेपर्स को किसी दूसरी फ्लास्क में जो है वो अचीव कर सकते हैं बड़ा इजीली। लें जी, सबसे पहले आपने क्या किया, वैक्यूम पंप की मदद से ग्लिसरीन के ऊपर जो एयर थी उसे यहाँ से निकाल दिया। तो जैसे जैसे एयर यहाँ से जाती जाएगी यहाँ पर प्रेशर भी कम होता जाएगा। आपने प्रेशर कम करते करते कितना प्रेशर मेंटेन कर दिया, आपने प्रेशर मेंटेन कर दिया 50 टॉर। प्रेशर जब आपने 50 टॉर कर दिया, और ये कौन सा प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर, 50 टॉर कर दिया, तो प्रेशर आपने 760 से कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी 290 से कम हो जाएगा। अब जब आप इसे हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरीन का 210 बन जाता है, यानी कि 290 पे बॉयल होने की बजाय उससे बहुत पहले 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लिसरीन बॉयल करना शुरू कर देगी। इट मीन्स कि इस टेम्परेचर पे वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स मूव करके इस तरफ आएंगे, आप वेपर्स को इस तरफ कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करेगा, इन वेपर्स को ठंडा करेगा, कंडेंस करेगा, और आपके पास जो ग्लिसरीन है वो यहाँ पर इस फ्लास्क में आप जो है वो उसे लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट करते जाएंगे। ले जी, तो इस तरह आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम करके जो है वो डिस्टिलेशन की ग्लिसरीन की,
तो ये बेटे आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाएगी। वैक्यूम डिस्टिलेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2-3 पॉइंट है, सिर्फ टाइम भी हमारे पास कम है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, कहते हैं जी कि इसमें कम टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये जो तरीका है इसमें टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जी। दूसरे नंबर पे आपने बता देना है कि आपने अगर इसे 760 पे हीट करते तो 290 पे बॉयल होना था, इसने आपने प्रेशर कम किया और 210 पे बॉयल होना शुरू हो गया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको उतना हीट इसे नहीं करना पड़ा, आपका जो फ्यूल था वो कम जो था वो कंज्यूम हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका दूसरा तरीका क्या, जो एडवांटेज है वो क्या है, लेस फ्यूल कंजम्पशन है जी इसमें। और तीसरे नंबर पे ग्लिसरीन की तरह के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे डीकम्पोज हों, आप उन्हें वैक्यूम डिस्टिलेशन से अगर सेपरेट करें तो वो डीकम्पोज नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अवॉइड डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे डीकम्पोज होना था, तो उनकी डीकम्पोजिशन से भी आपने अवॉइड किया। तो ये बेटे आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान रिलेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ मिसिंग है आप लेक्चर को दोबारा सुनिए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप LMS पे क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह हम साथ साथ रिप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वाले सेशन में थॉरोली उन क्वेश्चंस पे डिस्कस भी किया जाएगा। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नई डिस्कशन के साथ आएंगे। आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किल हालात से जो हैं वो बचाएं और ये जो आजमाइश है इसे ख़त्म कर दें। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।